यूनिट्स को समझेंगे भगवान विष्णु और राजा बलि की इस कहानी से। भगवान विष्णु आए एक बामन के रूप में, एक प्रीस्ट की फॉर्म में। उसके मेजर को, उसके यूनिट्स को, उसके मापने के तरीके को लगाना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के लिए करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8849 मीटर है। एक रोड साइड में आप खड़े हैं। डायरेक्शन के लिए एग्जांपल लेंगे स्पोर्ट्स से। फुल पॉइंट स्कोर करने हैं तो ना सिर्फ उनको फोर्स लगानी पड़ेगी, उस कैटापोल्ट या उस एरो को पुल करने में जो डायरेक्शन है उसकी काफी ज्यादा रेलिवेंस है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कुछ टिपिकल इंडियन एग्जांपल्स। इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे हिट करने ही वाला है और डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो उस स्विच को ही हिट करे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कोई डाउट, कोई संदेह, कोई संशय नहीं बचेगा आपके मन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके। ये वेक्टर्स और स्केलर्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या चीज है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े शब्दों को देख के डरिए मत। काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके समझेंगे कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है और एक्चुअल में जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हम डायरेक्शन का यूज करें ही क्यों, हम डायरेक्शन को समझे ही क्यों और उसका यूज क्या है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक पॉइंट पे हैं, एक रोड साइड में आप खड़े हैं। अब आपके पास एक इंसान आया और काफ़ी बड़ा है, मतलब 25-30 साल का वो इंसान है और उसने आपसे पूछा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। और मान लीजिए कि जो पोस्ट ऑफिस है वो इस लोकेशन में है, यहाँ पर है। और आपने उसे जस्ट गाइड किया कि यहाँ से 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि जिस इंसान ने लोकेशन पूछी पोस्ट ऑफिस की, अब उसे ये पता नहीं है कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। पॉसिबिलिटी है कि वो इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए या किसी और पाथ को लेके कहीं और ही निकल जाए। वो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही तय करेगा, लेकिन फिर भी वो पोस्ट ऑफिस तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 किलोमीटर की वैल्यू है, लेकिन जाना कहाँ है, डायरेक्शन कौन सी है, उसको इल्म नहीं है, उसको पता नहीं है। अब सेम कंडीशन करते हैं रिवर्स। कोई और इंसान है, एक छोटा सा बच्चा है बेसिकली, और अगर वो आया और आपसे पूछता है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो इस बार आपने उसे प्रॉपर्ली गाइड किया। आपने कहा 600 मीटर्स आपको जाना पड़ेगा इस वाले रोड में, जो रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक पुलिस स्टेशन। और यहाँ से आप राइट में एक टर्न लोगे और जो रास्ता है अगर आप उसको 400 मीटर लगभग चलोगे तो अल्टीमेटली आप अपनी डेस्टिनेशन जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पहुँच जाओगे। तो बेसिकली इन दो एग्जाम्पल से हमें देखने को ये मिला कि इस केस में भी जब कोई छोटा बच्चा पूछ रहा है कि पोस्ट ऑफिस की लोकेशन क्या है, तो आपने उसे ना सिर्फ वैल्यू दी कि 600 मीटर्स या फिर 400 मीटर्स आपको मूव करना है, लेकिन आपने प्रॉपर्ली उसे गाइड किया कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, पहले कौन सा पाथ लोगे आप और उसके बाद में किस डायरेक्शन में जाओगे। तो अगर मैं इन दो केस को कंपेयर करूं, एक बड़े इंसान की और एक इस छोटे बच्चे की, तो बेसिकली कंडीशन ये है कि इस केस में इसे पता है कि इसे टोटल 1 किलोमीटर ही मूव करना है। स्मॉल किड है, इस केस में भी 400 प्लस 600 एंड दैट विल बी 1000 मीटर, जो कि अल्टीमेटली है 1 किलोमीटर। तो इसे भी 1 किलोमीटर ही मूव करना है। लेकिन जो एडवांटेज है इस स्मॉल चाइल्ड के ऊपर वो ये है कि उसे डायरेक्शन पता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाके कहाँ से मुड़ के अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ पर है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये देखने को मिला कि जो डायरेक्शन है उसका महत्व क्या है। सिर्फ वैल्यू बोलने से कि 1 किलोमीटर आपको मूव करना है, उससे आप उस जगह पे पहुंच नहीं पाओगे। आपको वैल्यू तो बतानी ही है 400 मीटर, 600 मीटर, लेकिन अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन भी बतानी है जिस डायरेक्शन में उस इंसान को मूव करना है। अब देखिए, जो भी ये वैल्यूज थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, 1 किलोमीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, इन्हें हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये बस जस्ट एक वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि जो भी ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको बता रही हैं कि डिस्टेंस कितना कवर करना है।
तो ये जस्ट एक मैग्नीट्यूड है, ये आपको बस वो वैल्यू दे रही है, साथ में इसके यूनिट भी है, किलोमीटर, मीटर, मीटर। तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि वो क्वांटिटी कितनी है, वो चीज़ की वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन समझनी है तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करना होगा कि किस एंगल पे, किस डिग्री पे उसे मूव करना है ताकि वो वहाँ पहुँच सके। अब इस एग्जांपल से हमें एक बेसिक समझ बन चुकी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेसिकली है क्या और वो कैसे एक्ट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप गए मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद शॉप से आपने कुछ 10 kg राइस परचेज किए, तो क्या आप उस शॉपकीपर को ये कहोगे कि 10 kg राइस मुझे इस डायरेक्शन में दे दो? नहीं, इस बात की कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं बनेगी। आपका बस इतना सा काम है कि उस 10 kg राइस की जो बोरी है उसे उठा के कार में डाल के अपने घर में लेके आ जाओ। अब आपको ये एग्जाम्पल दिया क्यों गया? तो बेसिकली कहने का मोटिव ये है कि हर बार हमें डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से, सिर्फ उसकी वैल्यू बोलने से हम अपनी बात को समझा पाएंगे कि हमें चाहिए क्या है, हमारी नीड किस बात की है। अब कुछ और एग्जाम्पल चेक कर लीजिए कि अगर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो है 8,849 मीटर अप्रोक्स, तो बस इतना बोलने से कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर है, तो इतना बोलने से ही हमें पूरी बात समझ आ गई। हमें ये नहीं बोलना पड़ा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो किस डायरेक्शन में है, या फिर कोई इंसान है तो अगर उसकी हाइट, तो हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। जो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हाइट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस केस में बस हमने उसकी वैल्यू लिख के ही, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखकर ही अपनी पूरी बात समझा दी। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये लेक्चर मैं बना के और एडिट करके इसे एक दिन में अपलोड कर दूंगा, 1 डे मुझे लगेगा इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो अगर 1 डे में ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इस बात को बोलने का और तरीका क्या है? मैं कहूँगा कि 24 आवर्स में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर 1440 मिनट इतने टाइम में मैं इसे अपलोड कर दूंगा, या फिर अल्टीमेटली 24 × 60 टाइम्स अगेन 60, सो दैट विल बी अराउंड 86400, तो 86,400 सेकंड इतने टाइम में मैं ये पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली 1 डे या आवर या मिनट या सेकंड, बस इतना बोलने से मैंने अपनी बात समझा दी कि मुझे वो काम करने के लिए कितना टाइम लगा। अब बेसिकली इस केस में कोई डायरेक्शन की मुझे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जस्ट ये बोलने से कि 1 डे में मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो मैंने अपनी बात समझा दी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि इस डायरेक्शन में मैंने वो काम किया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइम की अपनी कोई एक ही डायरेक्शन होती है। टाइम सिर्फ आगे को ही मूव करेगा, टाइम बैकवर्ड मूव करना अभी तक तो पॉसिबल है नहीं। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और टाइम की बस एक ही डायरेक्शन है, हम टाइम को थोड़ा बहुत डिले कर पाएंगे, लेकिन टाइम में बैकवर्ड मूव नहीं कर पाएंगे। हम ये देख पाएंगे कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले कोई स्टार है वो कैसा था, लेकिन हम एक्चुअली टाइम में ट्रैवल बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे। तो टाइम ट्रैवल इन पास्ट अभी तक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो टाइम भी एक चीज़ ऐसी है जिसमें हमें बस उसकी वैल्यू चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ना कि उसके डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग है कि न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में उसके यूनिट्स। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंपल मीनिंग है कोई नंबर, कोई संख्या जिससे हम उस चीज के बारे में जान सकें। नेगेटिव, पॉजिटिव, जो मर्जी वैल्यू हम पिक करें, अल्टीमेटली वो नंबर है। तो मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग है कि वो नंबर, वो संख्या, साथ में उसको मेजर करने का, उसको मापने का तरीका, द वे टू मेजर। अब इस बात को समझते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है उसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में जो यूनिट्स वो चाहिए ही क्यों, उसकी नीड क्या है। यूनिट के बिना क्या हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बोल के ही अपनी बात समझा नहीं लेंगे। तो इस बात को समझते हैं एक स्टोरी से। तो स्टोरी है एक किंग की जिनका नाम था बलि। तो जो किंग बलि थे ये ना सिर्फ अर्थ के बल्कि पूरे स्वर्ग के भी, हेवन के भी किंग थे।
मतलब धरती के साथ में स्वर्ग को भी उन्होंने जीत लिया था। तो जो किंग थे हेवन के, इंद्रदेव, उन्हें वहां से भगा दिया और पूरे स्वर्ग को इन्होंने जीत लिया। अब स्वर्ग को वापस लेने के लिए भगवान विष्णु आए एक बामन के रूप में, एक प्रीस्ट की फॉर्म में, ताकि उनसे वो स्वर्ग वापस मांग सके, साथ में धरती को भी उनसे ले सके। अब जो किंग बलि थे तो वो काफ़ी दानवीर इंसान थे। तो बेसिकली वो किसी भी इंसान को अगर कोई उनसे कुछ मांगे तो अगर वो उनके कंट्रोल में है, उनके बस में है, तो उसे वो दान करते थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही ये कमिटमेंट करने वाले थे कि लॉर्ड विष्णु को, जो कि एक प्रीस्ट की फॉर्म में है, वो इन्हें कुछ दान करे, तो उससे पहले तो जो गुरु थे, जो मेंटर थे इन राजा बलि के, वो थे शुक्राचार्य। तो उस टाइम पे जो उनके मेंटर शुक्राचार्य ने इन्हें कहा कि ये कोई इंसान जो सामने है, जो एक प्रीस्ट की फॉर्म में है, वो कोई और इंसान नहीं है, वो खुद भगवान विष्णु ही है। और यहाँ पर आने का, इस भेष को बदल के यहाँ पर आने का उनका कोई हिडन मोटिव है। तो कुछ भी कमिटमेंट मत करना। लेकिन आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं अपने मेंटर, अपने टीचर की बात, मतलब उस टाइम के भी नहीं मानते थे। तो हुआ क्या कि लॉर्ड विष्णु, जो कि प्रीस्ट की फॉर्म में है, उन्होंने 3 स्टेप, 3 पग, 3 फीट एरिया मांगा कि मुझे रहने के लिए मुझे 3 फीट एरिया चाहिए। मतलब 3 बार चलने में जो मैं एरिया कवर कर लूँ उतना एरिया चाहिए मुझे। अब एक ऐसा इंसान जो पूरे हेवन का, पूरे अर्थ का किंग है, उसके लिए 3 पग भूमि, 3 फीट एरिया क्या ही चीज़ है। तो बेसिकली किंग बलि ने ये कमिटमेंट कर दी कि ठीक है, आप 3 स्टेप में जितना भी एरिया कवर कर लोगे वो सारा एरिया आपका। तो बेसिकली भगवान विष्णु ने अपनी पावर दिखाई और खुद को मैग्नीफाई किया, अपने साइज को इंक्रीज किया, और फर्स्ट स्टेप में उन्होंने पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अपना फीट, अपना पैर रख दिया। और सेकंड स्टेप में कोई अगर हेवन है कहीं पर, तो उस हेवन में अपना फीट रखा और उस हेवन को भी इन्होंने अपना बना लिया, उसको जीत लिया। बात हुई थी 3 स्टेप की। अब फर्स्ट स्टेप में अर्थ, सेकंड स्टेप में हेवन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप रखने की कोई जगह बची नहीं थी। तो जो किंग बलि थे उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेप आप मेरे ऊपर रखिए, क्योंकि मेरे पास अर्थ और हेवन के अलावा कोई भी और चीज बची नहीं हुई है। तो थर्ड स्टेप उनके ऊपर रखा। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने स्वर्ग और धरती दोनों को जीत लिया और राजा बलि के चंगुल से उसको निकाल दिया। तो ये स्टोरी तो ठीक है, लेकिन अब इस सब में जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है उसका इफेक्ट कैसे पड़ा। तो बेसिकली उन्होंने वैल्यू तो दी, भगवान विष्णु ने अपनी वैल्यू दी कि मुझे 3 फीट, मतलब कि 3 कदम में जितना मैं चल लूंगा मुझे उतना एरिया चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने उसके यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके यूनिट्स के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी। तो बलि को लगा कि जितना उनका अपना साइज है, 1 फीट का नॉर्मल साइज है एक इंसान का, उतना ही वो कवर करेंगे। अब क्योंकि उनको यूनिट्स के बारे में पता नहीं था, मतलब जो 3 फीट है, जो 3 कदम है, वो कितने मैग्नीफाई होंगे, कितने बड़े होंगे, उसके बारे में उनको पता नहीं था। तो वो इस पूरी गेम को हार गए, इस पूरे अर्थ को और हेवन को वो हार गए। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि यूनिट्स ना पता होने की वजह से, सिर्फ उसकी वैल्यू पता होने की वजह से जो किंग बलि थे वो हार गए और उन्होंने अर्थ और हेवन दोनों को लूज कर दिया और वहां से चले गए। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब, कहने का मोटिव मात्र इतना सा है, यूनिट की भी अपनी नेसेसिटी है, रेलिवेंस है, ताकि उसको यूज करके हम बता पाएं कि वो चीज़ एग्जैक्टली कितनी है। सिर्फ वैल्यू पता होने से ही हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 3 फीट, मतलब 3 एक नंबर है, उसकी वैल्यू पता होने पे ही हमें उसकी स्पेसिफिक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी। हमें साथ में उसके मेजर को, उसके यूनिट्स को, उसके मापने के तरीके को लगाना ही पड़ेगा, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमें टोटली कितनी वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली किलोग्राम, मीटर, सेकंड, जूल्स, एकड़, तो ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं जो कि हमें स्पेसिफाई करेगी। मान लो 30 kg, 40 मीटर, 30 सेकंड्स, 100 जूल्स, 5 एकड़। तो बेसिकली ये हमें बता रहे हैं कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या होने वाली है।
सिर्फ नंबर को देख के कि 30 कोई चीज़ दे दो मुझे, तो वो बात हमें उसको क्लियरली बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो 30 kg मतलब कि 30 के साथ में उसकी जो वैल्यू है उसको लगा के ही हमें जान पाएंगे कि वो एग्जैक्टली चीज़ कितनी है। तो केजी, मीटर, सेकंड, जूल, न्यूटन, एकड़ जो भी है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने का एक तरीका है, एक मेथड है, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं। और डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि जो क्वांटिटी है वो हमें किस तरफ मिलने वाली है, कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में मिलने वाली है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। या फिर अगर बात करें हम मैप्स में, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफिक एंगल की बात करें कि 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, तो जो भी हमें दिशा मिलने वाली है, जो भी जिस तरफ हम जाने वाले हैं, उससे हम कहेंगे कि वो डायरेक्शन है। तो बेसिकली कोई चीज़ किस ओर, किस तरफ, किस दिशा में जा रही है, उसे हम कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उस क्वांटिटी की पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है। तो अब अगर बात करें वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग वाली आर्चरी में दीपिका कुमारी, तो अगर उनको फुल पॉइंट स्कोर करने हैं तो ना सिर्फ उनको फोर्स लगानी पड़ेगी उस कैटापोर्ट या उस एरो को पुल करने में, बल्कि उनको वो डायरेक्शन चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर सेंटर में हिट करें, ताकि उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम पॉइंट मिले। तो जो फोर्स है तो वो तो इन्होंने इसको पीछे पुल करके ही अप्लाई कर दी, लेकिन जो मूवमेंट है उसकी, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वो एरो। तो बेसिकली अगर उनको पूरे पॉइंट स्कोर करने हैं तो उनको सेंटर में ही हिट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि उन्हें बिल्कुल सेंटर में ही हिट करके पूरे पॉइंट मिलेंगे। तो इस एग्जांपल से हम चेक कर पाएंगे कि ना सिर्फ उसकी वैल्यू है, ना सिर्फ उसका है मैग्नीट्यूड, बल्कि साथ में उसकी डायरेक्शन भी है, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर एम कर पाएगी और पूरे के पूरे पॉइंट स्कोर कर पाएगी। अगर बात करें क्रिकेट में, तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम उस बॉल को हिट करें, जो बैट्समैन है वो जस्ट बॉल को हिट करे, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि वो किस डायरेक्शन में हिट करने वाला है। जैसे अगर यहाँ पर एक बैट्समैन है तो वो जितनी मर्जी जोर से बॉल को हिट करे, तो अगर वो सीधे फील्डर के पास जा रही है बॉल, तो उस बॉल को हिट करने का कोई फायदा है नहीं। तो अगर वो चाहे कि उसे अच्छे रन स्कोर करने हैं, तो उसे ना सिर्फ बॉल को हिट करना पड़ेगा, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, जिससे वो उस बॉल को गैप में निकाल सके और स्कोर कर सके। तो इस केस में भी जो डायरेक्शन है उसकी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि वो जो बैट्समैन है वो अच्छा स्कोर कर पाए और गैप्स निकाल पाए। अब जैसे अगर कोई बच्चा इंडियन पेरेंट्स की बात ना माने, तो जो मदर है वो पूरी फोर्स से स्लीपर को हिट करती है, चप्पल को हिट करती है, तो ना सिर्फ उस चप्पल के हिट में जो फोर्स लगाई है, ना सिर्फ उसमें वैल्यू है कि कितने जोर से वो चप्पल थ्रो की, बल्कि किस डायरेक्शन में वो थ्रो करने वाले हैं वो भी मैटर करता है। तभी जाके जो चप्पल है वो स्ट्राइक करेगी। जैसे अगर इस एग्जांपल में इस मदर ने ये चप्पल ली और थ्रो किया, और अल्टीमेटली उसे इस एंगल से थ्रो किया कि वो हिट करी उस बच्चे को, तो जो मदर्स हैं वो इस काम में निपुण हैं, इस काम में उन्होंने एक्सीलेंस अचीव की हुई है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करने की। तो मेरे हिसाब से तो अगर इंडियन मदर्स को ओलंपिक्स में भेज दें, तो सारे के सारे गोल्ड मेडल आर्चरी में और शूटिंग में पूरे इनको ही मिलेंगे, क्योंकि कभी भी ये लोग मदर्स अपना थ्रो मिस नहीं करती हैं, उनकी डायरेक्शन परफेक्टली हिट करती है उस बच्चे को। अब इतने ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी यहाँ पर हिट किया, और इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे हिट करने ही वाला है इस बच्चे को। बचपन में जब हॉरर मूवी को देख के आपको डर लगे और आपकी हिम्मत ना हो कि बेड से उतर के आप जाएं और स्विच बंद करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन था? आप पकड़ते थे चप्पल या कोई पेन या कोई रिमोट, नहीं रिमोट ज़्यादा हो जाएगा, आप कोई भी पकड़ते थे ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो करके आप पर्टिकुलर उस स्विच को ऑफ कर पाओ, बंद कर पाओ। तो इस केस में भी ना सिर्फ आपकी फोर्स है, आपने फोर्स तो लगाई स्ट्राइक करने के लिए, उस स्विच को बंद करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो डायरेक्शन भी मैटर करती है, ताकि वो डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो उस स्विच को ही हिट करे जिस स्विच से टीवी ऑन होता है या ऑफ होता है। तो उस केस में
जो स्विच का हिट करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब जो डायरेक्शन है वो महत्वपूर्ण है, तभी जाके वो स्विच ऑफ होगा और अल्टीमेटली बिना उठे आप उस टीवी को बंद कर पाओगे। अब इस पॉइंट पे आके लगता है मुझे कि जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, जो डेफिनेशन है, जो समझ है, वो आप में बन चुकी होगी और अब हम तैयार हैं स्केलर्स और वेक्टर्स को समझने के लिए। तो स्केलर्स और वेक्टर को समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस वीडियो को बंद करना है और उससे डायरेक्टली कैमरे को हिट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अपनी डायरेक्शन तो होगी ही, उसमें अपनी वैल्यू भी होगी कि जिस फोर्स से वो कैमरे की तरफ आएगा। लेकिन सिर्फ वैल्यू ही काफ़ी नहीं है उस कैमरे को बंद करने के लिए, उस केस में उसे डायरेक्शन की भी हेल्प चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में गया या राइट में गया तो जितनी मर्जी फोर्स से गया वो, ये वीडियो बंद नहीं होगी और जो कैमरा है वो वैसा का वैसा बना रहेगा और रिकॉर्डिंग चली रहेगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आए और कैमरे की तरफ स्ट्राइक करे तब जाके वीडियो बंद होगी।